वफादारी का फल। दुनियापुर गांव में मोहनदास नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपने गांव के जमींदारों में से सबसे अमीर जमींदार था, लेकिन वह बिल्कुल सादे कपड़ों में रहता था और उसका एक बेटा कृष्णा भी था। वह भी अपने पिता की तरह सादे कपड़ों में ही रहता था। मोहनदास वैसे तो बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। बेचारा अनपढ़ था, इसीलिए अक्सर मोहनदास उदास रहता था। एक दिन मोहनदास और उसका बेटा अपने घर में खड़े थे। तभी मोहनदास उससे कहता है, बेटा कृष्णा, तुम अरविंद के पास चले जाओ और उससे कहना कि इस महीने का सारा हिसाब बराबर करके एक पर्चा बना दे और उस पर्चे को तुम मेरे पास लेकर आना। नहीं पिताजी, आप खुद चले जाइए, मैं वहां नहीं जा सकता। बेटा, तुम अरविंद के पास क्यों नहीं जाना चाहते? क्या वह तुमसे कुछ कहता है या फिर तुमसे कुछ पैसे मांगता है? अगर ऐसी बात हो तो तुम मुझे अभी बताओ, मैं उसे डांटूंगा। देखो पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरविंद मुझसे कभी पैसे नहीं मांगता है और ना ही मुझसे कुछ कहता है। लेकिन पिताजी, मैं जब भी वहां आपका हिसाब कराने के लिए जाता हूं तो वहां खड़े लोग मुझ पर हंसते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि यह देखो, अनपढ़ आ गया। पिताजी, मैं अनपढ़ हूं, इसीलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता। कृपया करके आप खुद चले जाइए। देखो बेटा, अगर तुम ऐसा ही सोचते रहोगे तो कल को मैं नहीं रहूंगा, तो तुम इस कारोबार को कैसे चला पाओगे? बेटा, तुम अभी से ही हिम्मत करो, तभी आगे तुम एक कारोबार संभाल सकोगे। पिताजी, आप कुछ भी कहो, मैं वहां जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। पिताजी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि आखिर में क्यों नहीं जा रहा। इतना कहकर कृष्णा वहां से गुस्से में चला जाता है। मोहनदास अपने बेटे की सारी परेशानी समझता था। वह जानता था कि गांव वाले उसे कितना परेशान करते हैं, इसीलिए वह इतना परेशान और उदास रहता है और उनके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। अरे, मैं अपने बेटे की परेशानी को समझता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह उन लोगों के सामने जाने की हिम्मत जुटाए ताकि यह उनके सामने बात कर सके और उनको समझा सके कि वह उसे अनपढ़ न कहे। लेकिन मैं अपने बेटे को इस हाल में छोड़ भी तो नहीं सकता, क्योंकि आज तो मैं जिंदा हूं और अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो यह बेचारा क्या करेगा? मोहनदास अपने बेटे की परेशानी को सुलझाने की सोच में डूबा हुआ था। तभी वहां इसका एक दोस्त आता है और वह मोहनदास से कहता है, अरे मोहनदास भाई, किस सोच में डूबे हुए हो? तुम तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हो कि तुम किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। हाँ भाई, मैं बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। अरे, मेरा बेटा कृष्णा बेचारा अनपढ़ है, इसलिए हमारे गांव के लोग उसे तंग करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मेरा बेटा उन लोगों के सामने जाने में बहुत कतराता है और मैं यही सोच रहा था कि इसको कैसे भी करके उनके सामने बात करने का तरीका बताऊं। हाँ, यह बात तो बिल्कुल गलत है। गांव वाले तुम्हारे बेटे के साथ यह गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन छोड़ो उन बातों को, और मैं यहाँ एक खास बात बताने के चक्कर में आया हूँ। देखो मोहनदास, पड़ोस के गांव में एक गरीब आदमी है और उसकी बेटी जवान है, तो आप अपने बेटे की शादी उसकी लड़की से कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने शादी करने के लिए हाँ कह दी है। बस अगर आप अपने बेटे की शादी उससे करना चाहो तो आप भी हाँ कर दो, तो यह रिश्ता पक्का हो जाएगा। अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है और मेरी तरफ से भी हाँ ही है। मैं अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे, जब मैं इधर उधर अपने बेटे के लिए गया तो सबने मेरे बेटे को अनपढ़ कहकर रिश्ता पक्का नहीं किया। चलो ठीक है, अब मैं अपने बेटे की शादी उसकी लड़की से कर दूंगा। बस अब तारीख पक्की की जाए। हाँ भाई, ठीक है, लेकिन एक बार अपने बेटे से भी पूछ लेना कि वह उस लड़की से शादी करेगा भी या नहीं।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम शादी करने के लिए हाँ कर दो और तुम्हारा बेटा बाद में मना कर दे। और यह सब इज्जत की बातें होती हैं और इन मामलात में बहुत संभल कर चलना पड़ता है। हाँ भाई, यह बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आज शाम को अपने बेटे से उसकी शादी के बारे में बात कर लूंगा, लेकिन तुम भी उन लोगों को बता देना कि मेरा बेटा बेचारा अनपढ़ है, लेकिन धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, तुम भी बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा बेटा अनपढ़ है, यह बात उन्हें पहले से ही पता है। और उन लोगों ने यह कहा है कि हमारी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिलेगा तो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी बेटी यहाँ खुश रहनी चाहिए। इसका मतलब उधर से रिश्ता पूरा पक्का है, तो भाई इधर से भी रिश्ता पूरा पक्का ही समझो, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बातों को कभी भी नहीं टालेगा। और वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे अपने बेटे के लिए उसका जीवन साथी तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसे में अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो वह बेचारा अकेले क्या करेगा। अगर उसकी पत्नी होगी तो वह तो उसके बुरे समय में उसका साथ देगी। तो ठीक है भाई, मैं आज ही जाऊंगा और उनसे उनकी बेटी की शादी के बारे में बात करूंगा। और अब तुम भी शादी करने की तैयारी करो, ठीक है भाई? अब मैं चलता हूं। कुछ ही दिनों में कृष्णा की शादी हो जाती है और उसकी शादी राधा नाम की लड़की से होती है। राधा बहुत ही खूबसूरत, समझदार और चालाक थी, लेकिन कृष्णा अनपढ़ होने के कारण उससे बात तक नहीं करता था। एक दिन मोहनदास अपनी बहू राधा से कहता है, देखो राधा, तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो, और अब तुम्हें ही इस घर को अच्छे से चलाना होगा। पिताजी, मेरी शादी तो अभी हुई है और आप मुझे इस घर की मालकिन बना रहे हो, लेकिन पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो बेटी, मेरा बेटा बेचारा अनपढ़ है, इसलिए गांव वाले उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, तो वह उन लोगों के सामने जाने में बहुत कतराता है। लेकिन अब मुझे खुशी है कि तुम्हारे जैसी बहू इस घर में आई है और तुम बहुत ही समझदार हो, इसलिए मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। अच्छा, तो यह बात है पिताजी, फिर तो आप बिल्कुल दिक्कत मत कीजिए, क्योंकि मैं उनके अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेकिन पिताजी, वह मुझसे बातें क्यों नहीं करते हैं? आप कृपया करके उन्हें समझाइए और उनसे कह दीजिए कि मुझसे बातें किया करें। ठीक है बेटी, मैं उसे जरूर समझाऊंगा। अरे, उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वह अकेला रहने लगा था और उसके दिल का हाल आज तक कोई भी नहीं जान पाया, जहां तक कि मैं भी नहीं जान पाया। लेकिन बस मुझे इतना मालूम है कि मेरे बेटे को खाने में दाल, रोटी, चावल, आलू बहुत ज्यादा पसंद है। चलो, कोई बात नहीं पिताजी, लेकिन अब मैं और भी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आपने बता दिया कि उन्हें दाल, रोटी, चावल, आलू पसंद है। तुम्हें आज ही उनके लिए दाल, रोटी, चावल, आलू बनाकर रखती हूँ। राधा ने शाम को कृष्णा का मनपसंद भोजन बनाया और उसके सामने रखकर उससे कहा, ये लो जी, मैंने आपके मनपसंद का भोजन बनाया है, आप खाकर बताओ कि ये कैसा है। अरे सच में, तुमने तो मेरे मनपसंद का भोजन बनाया है। राधा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे दाल, चावल, रोटी, आलू पसंद है? यह बात तो मुझे पिताजी ने बताई थी, इसलिए मैंने आपका मनपसंद भोजन बना दिया। लेकिन आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हो? अरे, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो आपके लिए हर काम कर सकती हूँ। राधा, मैं क्या बताऊं कि मैंने आज तक किसी से बात नहीं की है, क्योंकि मेरे अनपढ़ होने के कारण मेरा कोई दोस्त नहीं बना। पिताजी की इतनी इज्जत होने के बावजूद भी लोगों ने मेरा हर समय मजाक उड़ाया। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे और क्या बातें करूं। देखो, कोई बात नहीं, आज तक आपका सब लोगों ने मजाक उड़ाया है, लेकिन मुझे आपके अनपढ़ होने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी चाहिए था, तो तुम मुझे मिल गए। बस अब मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। राधा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसी पत्नी मुझे मिली है।
अरे मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं खुद को आज तक अकेला महसूस करता था, लेकिन अब जब मैंने तुमसे बातें की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं अपनी माँ से ऐसी बातें करता था तो बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद मोहनदास की मौत हो जाती है। दोनों की खुशी अभी शुरू ही हुई थी, तभी उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन कृष्णा उदास होकर अपने पिताजी के कमरे में बैठा हुआ था। तभी राधा उसको समझाते हुए उससे कहती है, अरे जी, मैं जानती हूँ यह समय अच्छा नहीं है, लेकिन अब आपको ही सब कारोबार संभालना होगा। अब पिताजी की जगह पर आपको खर्चा और बचत का हिसाब रखना होगा। नहीं राधा, मैं यह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह लोग मेरी बात को ही नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं अनपढ़ जो हूँ वह सब मुझे अनपढ़ कहकर चढ़ाएंगे। ये सब मेरे बस का काम नहीं है। मैं आपकी मजबूरी को समझती हूँ, लेकिन अब इस कारोबार के सिर्फ आप ही मालिक हैं। आज नहीं तो कल आपको तो कारोबार संभालना ही होगा। अगर आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ महेश आता है, जो कृष्णा के पिता का हिसाब किताब देखता था। देखो मालकिन, छोटे मालिक साहब ने आज तक कोई हिसाब नहीं देखा है, तो वह इतने बड़े कारोबार को कैसे संभाल पाएंगे? और पता नहीं यह कारोबार संभालते समय क्या क्या गलती कर दें, और ना जाने यह कहां पर हिसाब किताब खराब कर दें। इससे अच्छा है कि मैं ही इस कारोबार को संभालूं, और जो भी हिसाब होगा वह मैं आपको बता दिया करूंगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे कारोबार को बस तुम ही संभालो, और जो भी हिसाब हो वह मुझे और मेरी पत्नी को दिखा देना। नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो जी, मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा इस कारोबार को संभाले, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको अपना कारोबार संभालना ही पड़ेगा, तो आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे। मैंने बोला ना राधा कि मुझसे यह कारोबार नहीं होगा। दोनों की ऐसी बातें सुनकर महेश वहाँ से चला जाता है। महेश बाहर जाकर खुद से कहता है, अरे मुझे कब से इंतजार था मोहनदास के मरने का, और अब वह मर गया है। तू मैं मालिक बनना चाहता हूँ, लेकिन अब इसकी चतुर बहू बीच में बाधा बन रही है, और अगर मैं मालिक नहीं बन पाया तो फिर क्या मैं मक्खियों को मारूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इस चालाक बहू ने उस अनपढ़ के अंदर आत्मविश्वास भर दिया तो मैं कभी मालिक नहीं बन पाऊंगा, और मेरा यह वर्षों का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही महेश फिर से कृष्णा के घर आता है, और महेश को अपने पास देखकर कृष्णा उससे कहता है, क्या हुआ महेश बाबू, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आए हो? क्या कोई बात हुई है या फिर कुछ और मसला है? नहीं, कोई खास बात नहीं है। मैं बस आपसे यह कहने के लिए आया था कि आपने अभी तक कोई काम नहीं संभाला है, तो आप ऐसा करो कि राधा बहू को काम संभालने की जिम्मेदारी दे दो, ताकि जब आपकी पत्नी काम संभालेगी तब आप दोनों को एक दूसरे पर भरोसा होगा। राधा बहुत समझदार थी, इसलिए वह महेश की चाल तुरंत समझ जाती है। वह सोचती है कि महेश कृष्णा और मेरे बीच एक दीवार खड़ी करना चाहता है, जिससे कृष्णा जी भड़क जाए और सारा काम महेश को ही संभालने दे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जब तक कृष्णा जी हैं तब तक यही काम संभालेंगे, और अब तक इन्होंने काम इसलिए नहीं संभाला था क्योंकि पिताजी काम संभालते थे, और बाप के होते हुए बेटा कैसे काम संभाल सकता है? और आज नहीं तो कल एक काम तो खुद संभालेंगे ही। अच्छा राधा, तुमने ठान लिया है कि आखिर महेश मालिक ही काम को संभालेंगे। चलो कोई बात नहीं, वह आप दोनों का आपसी मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक और बात है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। बताओ महेश, वह क्या बात है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो? मालिक आपके पिताजी लोगों को कर्ज देते थे, लेकिन उस कर्ज पर वह बिल्कुल भी ब्याज नहीं लगाते थे, और गांव के लोग कल मुझे कह रहे थे कि हमें कुछ पैसों की जरूरत है, तो क्या आप बिना ब्याज के उन लोगों को पैसे दे सकते हो? देखो महेश, यह बात तो सरासर झूठ है, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना है कि बिना ब्याज के पैसे मिलते हैं। मालकिन, यह बात तो बिल्कुल सही है कि बिना ब्याज के पैसे कहीं नहीं मिलते,
लेकिन हमारे बड़े मालिक बड़े अच्छे और नेक दिल इंसान थे, जो बिना ब्याज के ही पैसे देते थे। और मैं भी यही चाहता हूं कि छोटे मालिक अपने पिताजी की प्रथा को आगे बढ़ाए, न कि उसे यहीं पर खत्म कर दें। हाँ ठीक है महेश जी, मैं अपने पिताजी की कथा को आगे बढ़ाऊंगा, और जैसे मेरे पिताजी नेक दिल इंसान थे वैसे ही मैं भी बनूंगा। तो अब आप जाइए महेश जी, और कल सभी लोगों को लेकर आ जाना। मैं कल सबको पैसे दे दूंगा। उसके बाद महेश वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही महेश कई लोगों को लाकर कृष्णा के सामने खड़ा कर देता है। मालिक, ये हैं वह लोग जिन्हें पैसों की जरूरत है, तो कृपया करके आप इन लोगों को पैसे दे दो। मालिक, आप बहुत नेक और अच्छे दिल इंसान हो। आपके पिता ने हम लोगों की बहुत मदद की है और अब हम लोगों को और पैसों की जरूरत है, तो कृपया करके आप हम लोगों को पैसे दे दो। हाँ ठीक है, पैसे तो आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग पहले ये बताओ कि आप लोगों को पैसे किस काम के लिए चाहिए। मालकिन, मुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाना है और किशोर भाई को अपनी बेटी की शादी करनी है और भगवत भाई को अपना घर बनवाना है, क्योंकि कुछ दिनों बाद बारिश आने वाली है। बस हम लोगों को इसीलिए पैसे चाहिए। चलो ठीक है, तुम लोगों को पैसे तो मिल जाएंगे और तुम लोगों को ब्याज नहीं देना होगा, मगर तुम्हें अपना घर हमारे पास गिरवी रखना होगा, तभी आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे। नहीं नहीं, हम लोग अपना घर तुम्हारे पास गिरवी नहीं रख सकते। और महेश, तुम तो कह रहे थे कि हम लोगों को फ्री में पैसे मिलेंगे, कोई चीज गिरवी नहीं रखनी होगी। अरे तुमने हम लोगों को झूठ बताया था। उस आदमी की बात सुनकर दोनों समझ जाते हैं कि यह महेश की चाल थी और वह हम लोगों से पैसे हड़प लेगा। फिर गुस्से में आकर कृष्णा महेश से कहता है, धोखेबाज गद्दार, चला जा यहाँ से, और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तूने हमारे साथ गद्दारी की है और इन विचारों को पैसों का लालच देकर झूठ बुलवाया है। चल अब निकल यहाँ से और दोबारा नजर मत आना। राधा, तुम्हें कैसे पता चल गया था कि यह लोग यहाँ सिर्फ पैसों की लालच से आए हैं? देखो जी, यह महेश बार बार हमारे घर आ रहा था, तो मुझे इस पर पहले से ही शक था कि यह कुछ ना कुछ चालाकी कर रहा है। और दूसरी बात कि उस आदमी को कैसे पता कि किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी को अपना घर बनवाना है, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि यह महेश सिर्फ हमारे पैसे हड़पना चाहता है, और इसीलिए मैंने अपनी चालाकी दिखाई। इस तरह अनपढ़ की चालाक बहू ने उसका पैसा डूबने से बचाया। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।